हेलो स्टूडेंट, आज का अपना विषय है प्रकाश रसायन या फोटोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम ये देखें कि फोटोकेमिस्ट्री होती क्या है, प्रकाश रसायन, फिर उसके क्या सिद्धांत हैं, फिर उसके हम केमिकल एप्लीकेशंस और रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है। प्रकाश रसायन के अंतर्गत उन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो दृश्य या पराबैंगनी के द्वारा प्रेरित होती है, यानी विजिबल और यूवी लाइट से इंस्पायर्ड होती है, इंड्यूस होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का अत्यंत सामान्य उदाहरण। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन लिबरेट होती है। प्रकाश रसायन की निम्न प्रकार से प्रविष्ट किया जा सकता है। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर प्रकाश आदि विकिरण ऊर्जा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणतः प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण, फोटोग्राफी में प्रतिबिंब का बनना, क्लोरीन की हाइड्रोकार्बनों और अन्य कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया आदि। यहाँ पर प्रकाश रसायन के सिद्धांत, विभिन्न सिद्धांत, कुछ कार्बनिक यौगिकों की प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें प्रकाश रसायन के सिद्धांत। दो सिद्धांत हैं, पहला है ग्रोथर्स-ड्रेपर लॉ और दूसरा है स्टार्क-आंस्टीन लॉ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथर्स-ड्रेपर नियम। ये क्या है? प्रकाश रसायन का प्रथम मूलभूत नियम है जिसे सन 1818 में ग्रोथर्स और ड्रेपर ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के गुणात्मक और मात्रात्मक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया है। इस नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होती है जिनका निकाय या अभिकारकों द्वारा अवशोषण होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अभिकारकों द्वारा अवशोषित होने वाला विशिष्ट विकिरणों द्वारा ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। यहाँ विशिष्ट विकिरण से अर्थ यह है कि प्रत्येक पदार्थ एक निश्चित तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम अवशोषण करता है, जिसे लैम्ब्डा मैक्स से प्रदर्शित करते हैं, और उस पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणन होता है। अतः पदार्थ द्वारा लैम्ब्डा मैक्स तरंगदैर्ध्य का विकिरण ही अवशोषित होगा और अवशोषित होने वाला प्रकाश से ही अभिक्रिया संभव होगी। इस नियम का विलोम सत्य नहीं है, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि अवशोषित प्रकाश से सदैव रासायनिक अभिक्रिया घटित हो ही। कई बार अवशोषित प्रकाश से कोई अभिक्रिया घटित नहीं होती है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन विकिरण में एक अवशेष भाग का अवशोषण करता है, परंतु इस अवशोषण से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ऐसी अवस्था में अवशोषित ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा या एक भिन्न तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश के रूप में मुक्त हो सकती है। ग्रोथर्स-ड्रेपर नियम केवल गुणात्मक नियम है। इससे अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा और अभिक्रिया करने वालों की अणु की संख्या में क्या संबंध है, इसका विज्ञान नहीं होता है। यह नियम ऊर्जा या आवेश के स्थानांतरण पर आधारित संक्रमण प्रक्रमों पर प्रयुक्त नहीं होता है। इस नियम को प्रकाश रासायनिक सक्रियण सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन भी कहते हैं। अब हम दूसरे नियम की बात करें, प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम या स्टार्क-आंस्टीन लॉ, या जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ स्टार्क-आंस्टीन लॉ। प्रकाश रसायन का यह दूसरा मूलभूत नियम है जिसे सन 1912 में स्टार्क एवं आइंस्टीन ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के मात्रात्मक अध्ययन एवं क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित किया। इसे प्रकाश रसायन के पहले और दूसरे दोनों नियमों प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम चरण प्राइमरी स्टेप के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का प्राथमिक चरण फोटोन का अवशोषण होता है। ये हमने मॉलिक्यूल बता रखा है, प्रकाश को हमने h म्यू से बता रखा है। जब वो अवशोषित करता है तो ए स्टार बता रहे हैं। ए स्टार यानी कि उत्तेजित अवस्था में अणु। फोटोन अवशोषण के पश्चात उत्तेजित अणु जितना अधिक अस्थायी होता है, दूसरे फोटोन का अवशोषण करने में से पहले ही रूपांतरित हो जाता है। प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक प्रक्रम के प्रथम चरण में क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु एक फोटोन के अवशोषण द्वारा सक्रिय होता है, अर्थात एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर सक्रिय होता है। यहाँ पर सक्रिय होने शब्द का अर्थ क्या है? सिर्फ भौतिक रूप से उत्तेजित अणु से ही, न कि रासायनिक रूप से सक्रिय अणु, अर्थात प्रथम ऊर्जा में ऊर्जा का अवशोषण होने पर अणु उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, परंतु ये उत्तेजित अणु उत्पाद देने वाला हो यह अनिवार्य नहीं, क्योंकि उत्तेजित अणु कई
प्रकाश भौतिकी फोटोफिजिकल प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रजातियों में रूपांतरित होता है और इच्छित उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम से यह नहीं जाना चाहिए कि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर क्रिया करता है। वस्तुतः एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर सक्रिय होता है और प्रत्येक सक्रिय अणु क्रिया कर उत्पाद दे, यह अनिवार्य नहीं। प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम को क्वांटम सक्रियण सिद्धांत, प्रिंसिपल क्वांटम एक्टिवेशन भी कहा जाता है। माना कि किसी प्रकाश रासायनिक प्रक्रम में प्रति मोल अवशोषित होने वाली ऊर्जा E है तो E इजिकल टू ENH म्यू अर्ग। N क्या है? अवोगाड्रो नंबर, जिसका मान क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट 6 जिसकी वैल्यू क्या है 6.625 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकंड। म्यू अवशोषण विकिरण की आवृत्ति चक्रण प्रति सेकंड। चूंकि V इजिकल टू C/λ, जहाँ पर C प्रकाश का वेग है, लैम्बडा अवशोषित होने वाले विकिरण की तरंगदैर्घ्य सेंटीमीटर में, अतः E इजिकल टू NHC/λ अर्ग। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू रखने के बाद ये जो मान आता है E इजिकल टू 2.859/λ कैलोरी प्रति मोल है। यहाँ लैम्बडा की इकाई सेंटीमीटर, परंतु यदि एंगस्ट्रॉन में हो तो 1 एंगस्ट्रॉन इजिकल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, तब E इजिकल टू 2.859 लैम्बडा इंटू 10⁻⁸ कैलोरी पर मोल होगा। 2.859 लैम्बडा इंटू 10⁻⁴ किलो कैलोरी पर मोल होगा। ई का ऐसा यूनिट में व्यक्त करने के लिए ई जूल प्रति मोल है। यहाँ तरंगदैर्घ्य की इकाई नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर इजिकल टू 10⁻⁹ मीटर या ई इजिकल टू किलो जूल प्रति मोल है। प्रकाश ऊर्जा के एक फोटोन की ऊर्जा एक क्वांटम कहलाती है। अतः फोटोन और क्वांटम की ऊर्जा की इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होती। ऊर्जा की एक अन्य इकाई है जिसे आइंस्टाइन, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से ही संबंधित है, और इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं। अवोगाड्रो संख्या के फोटोन की ऊर्जा एक आइंस्टाइन कहलाती है। अतः एक आइंस्टाइन भी ऊर्जा का एक मात्रक है। E इजिकल टू 1 आइंस्टाइन इजिकल टू N इंटू एच। E इजिकल टू किलो जूल प्रति आइंस्टाइन। दूसरे नियमानुसार चूंकि एक अणु एक फोटोन अवशोषित करता है, अतः पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा भी एक आइंस्टाइन कहलाई। ऊपर लिखे हुए संबंध से भी यह स्पष्ट है कि E तरंगदैर्घ्य के युक्त पुरानी होती है। ऊर्जा की एक और इकाई है जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू 1 EV इजिकल टू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट इजिकल टू 1.602 इंटू 10⁻90 जूल। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन मतलब कि इस ऊर्जा के या इस फोटोन के अवशोषण से क्या प्रक्रिया होती है, किस किस तरह से ट्रांजिशन पॉसिबल है। यह ज्ञात है कि परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से आणविक कक्षक बनते हैं। ये संख्या बराबर में होते हैं, अर्थात दो परमाणु कक्षकों के संयोग से दो आणविक कक्षक बनते हैं। आणविक कक्षकों में कम ऊर्जा वाले कक्षक को बंधी कक्षक बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। अणु की निम्नतम अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में स्थित होते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आवेश दोनों नाभिकों के परस्पर बांधे रहते हैं। अधिक ऊर्जा वाला आणविक कक्षक आबंधी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाता है। इसकी ऊर्जा दोनों परमाणु कक्षकों से अधिक होती है। अणु की निम्नतम अवस्था में वह रिक्त होता है। अणुओं में आबंधी कक्षक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, इसलिए हम नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अणु का स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विभिन्न आणविक कक्षकों का ऊर्जा का चित्र हमने 2.1 और 2.2 में बना रखा है। परमाणु कक्षकों के सम अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड कक्षक के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तारांकित आबंधी कक्षक बनते हैं। PY PZ कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से बने बंधी आणविक कक्षक PY PZ द्वारा आबंधी कक्षक PY एंटी बॉन्डिंग PZ इंटू से सांकेतित किए जाते हैं। जो हमने सेकंड वाला डायग्राम, अणु द्वारा दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण होने पर इलेक्ट्रॉन बंधी कक्षक से आबंधी कक्षक में चला जाता है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन कहते हैं। ये हमने डायग्राम बना रखा है। ये जो 2.1 है वो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए हमने बता रखा है। जब एक अणु पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्रों में अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों में संक्रमण निम्न तरह के होते हैं। सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग। पहले हम बात करते हैं सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की।
उन यौगिकों में जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, चूँकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन अणुओं में परमाणुओं के साथ अधिक आकर्षक रूप से बंधे रहते हैं, अतः इनको ऊर्जा के अवशोषण द्वारा सरलता से संक्रमण के लिए उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इस संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अवशोषण निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र में होगा जिनमें सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाते हैं, अर्थात एग्जाम्पल है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उन्हीं यौगिकों में इस प्रकार का संक्रमण होता है जिसे मेथेन 125 नैनोमीटर पर अवशोषण करती है। प्रकाश ऊर्जा द्वारा संक्रमणों को प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन ये संक्रमण 200 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य पर होते हैं। इस क्षेत्र में वायुमंडल ऑक्सीजन द्वारा भी अवशोषण होता है, अतः किरणन या इरेडिएशन को निर्वात में करना चाहिए। अब हम बात करें सेकंड टाइप ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्ड। जब किसी संतृप्त यौगिक में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है और उन परमाणुओं से युक्त समूह एकल बंध से जुड़े होते हैं, तो उस यौगिक में नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एवं हैलोजन ऐसे परमाणु हैं जिनमें अबंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः यह स्पष्ट है कि संक्रमण के लिए सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः अवशोषण पराबैंगनी क्षेत्र में होता है, जैसे ट्राईमेथिलेमीन, मैथिल एल्कोहल, मैथिल आयोडाइड में नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण होता है तथा संक्रमण के संगत लैम्ब्डा मैक्स का मान 227, 153 एंड 258 नैनोमीटर पाए जाते हैं। तीसरा संक्रमण कौन सा है? पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, जिसको हम पाई से पाई ट्रांजिशन बोलते हैं। यह संक्रमण असंतृप्त यौगिकों में होता है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस संक्रमण के लिए एक एवं दो संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जाओं के मध्यवर्ती ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ऐसे संक्रमण वाले यौगिक साधारणतः पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। जिन यौगिकों में असंयुग्मित द्विबंध होता है उनमें पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण के लिए पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण होता है। जैसे एथिलीन में पाई से पाई एंटी ट्रांजिशन संक्रमण के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान 180 नैनोमीटर है। यदि किसी यौगिक में संयुग्मन हो तो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण के संगत लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है। संयुग्मन के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण बढ़ जाता है, जिससे इन विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों के लिए ज़्यादा जगह उपलब्ध होती है। इसके परिणाम स्वरूप अनुमत ऊर्जा स्तर पास आ जाता है, जिससे कि पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः संयुग्मित यौगिकों की लैम्ब्डा मैक्स असंयुग्मित यौगिक की अपेक्षा ज़्यादा होती है। जो जो संयुग्मन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैम्ब्डा मैक्स का मान भी बढ़ता है। उदाहरण एथिलीन की अपेक्षा ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन की अपेक्षा बेंजीन में संक्रमण कम ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे एथिलीन के लिए लैम्ब्डा मैक्स 180, ब्यूटाडाइन के लिए 217 और बेंजीन के लिए 225 नैनोमीटर। और फोर्थ टाइप का ट्रांजिशन कौन सा? नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। यह संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनके अणुओं में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से युक्त विश्व परमाणु दूसरे परमाणु से असंतृप्त बंध बनाता है, जैसा कि चित्र में अगले चित्र में स्पष्ट है। इस संक्रमण हेतु सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण की संगत प्राप्त होने वाले अवशोषण बैंड अधिक तरंगदैर्ध्य में होते हैं। साथ ही इन बैंडों की तीव्रता भी काफ़ी कम होती है, जो इनका अभिलाक्षणिक गुण है। इनकी तीव्रता की कमी का कारण ये है कि ये संक्रमण सम्मित अनुमत नहीं है। ये हमने डायग्राम भी बना सका जो जिसकी बात करें चित्र, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और ऊर्जा के साथ एक हमने आरेख बना रखा है जिसमें पता लगता है किसके लिए एनर्जी की मान ज़्यादा है, किसके लिए मान कम है। कार्बनिक अणुओं में नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन संक्रमणों की ऊर्जा कम होने के कारण ये पराबैंगनी स्रोत द्वारा संभव होते हैं। उपयुक्त दोनों प्रकार के संक्रमणों को किसी संतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन दो तरंगदैर्ध्य अवशोषित करते हैं। ये तरंगदैर्ध्य लगभग 285 एवं 185 नैनोमीटर, जो क्रमशः नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग तथा पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमणों के कारण है। अणु में संयुग्मन बढ़ने के कारण के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग एवं पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण तरंगदैर्ध्य का मान भी बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए बेंजोफिनोन नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान 345 एवं 245 नैनोमीटर है। ये हमने नीचे एक डायग्राम बना रखा है जिसमें हमने वेवलेंथ वर्सेस लॉग एप्सिलॉन के बीच में, मोलर एसिडिटी के बीच में कर्व प्लॉट कर रखा है। दो वैल्यूज़ बता रखी बेंजोफिनोन के लिए 245 पे पाई से पाई एंटी ट्रांजिशन, लेकिन वैल्यू ज़्यादा है यानी कि अलाउड है।
नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग 345 पे ये फॉरबिडन है, अनुमत नहीं है। तो इस तरह से हमें दो पीक यानी कि दो टाइप के ट्रांजिशन हमें शो हो रहे हैं। किसी अणु को उत्तेजित करने से पूर्व उसका परामैग्निक अवशोषण स्पेक्ट्रम ज्ञात करना उचित होता है। इस स्पेक्ट्रम द्वारा यह ज्ञात होता है कि किस अणु किस क्षेत्र में अवशोषित करेगा। अतः अणु में संक्रमण को प्रेरित करने के लिए उसी तरंग दैर्ध्य प्रकाश का उपयोग करना चाहिए जिस पर अणु सर्वाधिक अवशोषित करता हो। निम्न दाब लो प्रेशर पारद आर्क लैम्प की प्रमुख उत्सर्जन रेखा 253.7 नैनोमीटर तथा उच्च दाब हाई प्रेशर पारद यानी मरकरी आर्क लैम्प की प्रमुख उत्सर्जन रेखाएं 313 और 366 नैनोमीटर पर आती है। इससे स्पष्ट है कि पाई से पाई एंटीबॉडी ट्रांजिशन के लिए 253.7 नैनोमीटर रेखा एवं नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटीबॉन्डिंग संक्रमण के लिए 313 तथा 366 नैनोमीटर की रेखाओं का उपयोग करना चाहिए। इनमें से किसी भी रेखा को उचित फिल्टर का प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। 313 से 366 के प्रकाश के लिए पायरेक्स से बने उपकरण ग्लासवेयर उपयुक्त करना चाहिए क्योंकि 300 से नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए पायरेक्स अपारदर्शी होता है। 253.7 नैनोमीटर के प्रकाश के लिए क्वार्ट्ज से बने उपकरणों का प्रयोग भी होता है। ये हमने देखा है किस किस तरह की ट्रांजिशन से इसके बारे में हमने जानकारी ली। हालांकि ये मोटे मोटे रूप से हमने एक बार यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ रखा है, लेकिन इसका पर्पज ये है कि कौन सा अणु कौन से वाले रेडिएशन अवशोषित करेगा। जब वो जिस रेडिएशन को अवशोषित करेगा उसी पर ही अभिक्रियाएँ पॉसिबल हैं। अगला है हमारी बात उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट्स कौन सी होती है। साधारणतः कार्बनिक अणु में इलेक्ट्रॉन सम संख्या में उपस्थित होते हैं। अणु की निम्नतम अवस्था में से इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। उचित ऊर्जा के प्रकाश का अवशोषण होने पर इलेक्ट्रॉन की दो स्थितियां संभव है। यदि इलेक्ट्रॉन के संक्रमण चक्रण प्रतिलोपन स्पिन विवर्जन न हो अर्थात इलेक्ट्रॉन चक्रण युग्मित हो, इस प्रकार की प्राप्त अवस्था को उत्तेजित अवस्था को S1 एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट कहते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन संक्रमण में चक्रण प्रतिलोपन होने पर उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। इस अवस्था को उत्तेजित त्रिक अवस्था एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट या T1 कहते हैं। T1 अवस्था S1 अवस्था से अधिक स्थायी होती है क्योंकि T1 अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समानांतर होने से बहुत पास नहीं आ पाते हैं। अतः अंतर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिपल्शन भी कम होता है। ये हमने डायग्राम से बता रखा है, S0 बता रखा है, S1 बता रखा है, T1 बता रहे हैं। जबकि दूसरी ओर S1 में दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण में अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक होता है। किरणन द्वारा निम्नतम S0 से सीधे T1 अवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं है। T1 अवस्था हमेशा S1 के द्वारा ही प्राप्त होती है। एक अवस्था चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विभक्त नहीं होती क्योंकि त्रिक अवस्था त्रिकोणीय क्षेत्र में रखने पर 3 ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाती है। S0, S1, T1 अवस्थाओं को चित्र में दर्शाया गया है। हम अगली बार बात करेंगे जेवोल्स्की डायग्राम या कैसे इनकी एनर्जी डिसिपेट होती है, कैसे इनका क्षय होता है। ओके, थैंक यू।